2018 के सेनेट इलेक्शंस में सूबा सिंध में किस तरह वोट खरीदे गए। एमक्यूएम के साबिक रुकन सिंध असेंबली महफूज यार खान का 92 न्यूज से गुफ्तगू में बड़ा इंकशाफ। कहा कि एमक्यूएम की एक रुकन ने गाड़ी लेकर अपना वोट बेचा। क्लिफ्टन के एक अस्पताल में नोटों का बैग दिया जा रहा था। डॉक्टर आसिम हुसैन का अपना सियासी किरदार है। उस वक्त के सीनियर वजीर निसार खोड़ो भी वोट के लिए राबते कर रहे थे, जबकि शैला रजा ने भी उर्दू बोलने वाले अरकान सिंध असेंबली से वोट के लिए राबते किए। उन्होंने कहा कि शैला रजा सबसे ज्यादा राबते कर रही थी। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। असल में बड़े कम बिके हमारी खवातीन, तो एक ने ये जो गाड़ी है विगो ये पकड़ ली 10-15-20 लाख में, क्योंकि उनको पता नहीं था। लेकिन बाज़ लोगों ने अच्छे खासे पैसे लिए, करोड़ों में था खेल, वहाँ पर भी करोड़ों में था। और क्लिफ्टन के एक अस्पताल से ब्रीफ केस जा रहे थे। आप जा रहे हैं, लोग समझे आप इमरजेंसी में आए, ब्रीफ केस लिया चले गए। फिर हमारे हाथ नहीं आए। सूबे सिंध में जहाँ मैं भी वोटर था, बड़ी बड़ी ऑफरें आई। हमें यह भी पता है कि ब्रीफ केस कौन से अस्पताल से लेकर लोग निकले हैं, हमारा कौन सा साथी किसकी गाड़ी में बैठकर आया और वोट डाल कर निकल गया। हमारी तो एक सीट बड़ी मुश्किल से निकली ना, फरूक नसीम की। हमारे पास 13 जो हमने ग्रुप बनाया था उसमें 14 लोग थे, 13 और एक अरबाब रहीम ने हमें वोट दिया था। इस तरीके से 14 पर सीट नहीं निकल रही थी। बाज़ खवातीन तो पीपल्स पार्टी के वजीरों की गाड़ियों में बैठकर आईं और वोट डाला और चली गई। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मेरी उनसे कोई ज़ाती परखाश नहीं है। आप रिकॉर्ड से देख सकते हैं कि वो उस वक्त हमारे 51 MPs थे और हमारे पास सिर्फ 13 वोट थे। ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल किसका है? ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल किसका है सबको पता है। हमारे जो वोट बिके वो खुलेआम बिके। उस पर पार्टी को भी चाहिए था कि उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेता, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं हुआ कि वो पार्टी छोड़ के चले गए। सर, उस ज़माने में 5 करोड़ से कहानी शुरू होती थी और जो जैसा है 10 करोड़ तक भी लोग पकड़ कर लेते थे। महफूज यार खान का बयान आपने मुलाहिज़ा फरमाया, इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वकास बाकर से। वकास, कहिएगा उनके बयान में मजीद कौन कौन से नाम सामने आए हैं? जी बिल्कुल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक रखने वाले साबिक रुकन सिंध असेंबली महफूज यार खान जो 2018 के सेनेट इंतखाबात में वोटर का वोट देने के अहल से, उन्होंने इंकशाफ किया है कि जब सेनेट इंतखाबात के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाली एक सूबाई वजीर शैला रजा तो एमक्यूएम के अरकान से राब्ते कर रही थी, चूंकि उस वक्त एमक्यूएम मुख्तलिफ धड़ों में भी बटी हुई थी और शैला रजा ये ऑफर कर रही थी कि उनको उर्दू बोलने वाले अरकान सिंध असेंबली जो कि इलेक्टेबल्स हैं वो पीपल्स पार्टी को वोट दें और पीपल्स पार्टी उसके बदले उनको फाइनेंस भी करेगी और सिंध में उनको आम इंतखाबात में टिकट भी देगी और पार्टी में शामिल भी करेगी। इसके साथ साथ महफूज यार खान ने यह भी इंकशाफ किया कि उस वक्त सिंध के सीनियर सूबाई वजीर निसार खोड़ो भी पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए एमक्यूएम के अरकान से राब्ते कर रहे थे, जबकि कराची में क्लिफ्टन के इलाके में वाकई एक अस्पताल से ब्रीफ केस उन लोग अरकान सिंध असेंबली को दिए जा रहे थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए हामी भरी थी। तो सेनेट इंतखाबात में सिंध में जिस तरह सूरत हाल पेश आई थी कि जब उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी अददी पोजीशन से ज्यादा पीपल्स पार्टी को सिंध से सेनेट की नशिस्तें मिली थी और उसमें पीपल्स पार्टी को जो इजाफी वोट मिले थे वो एमक्यूएम के मुनहरिफ अरकान के थे और एमक्यूएम के बेशतर अरकान सिंध असेंबली ने अपनी पार्टी उम्मीदवारों के बजाय पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिया था। महफूज यार खान का ये कहना था कि कुछ एमक्यूएम के तो ऐसे भी वोटर अरकान सिंध असेंबली थे जिन्होंने सिर्फ गाड़ी लेकर जो है अपना वोट बेच दिया था और ऐसे अरकान थे जो पीपल्स पार्टी के वुज़रा के साथ उनकी गाड़ियों में वोट डालने आए और चले गए। महफूज यार खान के इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वुज़रा थे वो इनके साथ राब्ते कर रहे थे और उनके अरकान को तोड़ने के लिए कोशिशें की जा रही थी और माली मनफत की भी पेशकश की गई थी। सही, वकास बाकर हमारे साथ ही रहेगा। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। GDA की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने भी हमें अपना वक्त दिया है। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा ये जो इंकशाफात सामने आए हैं महफूज यार खान की जानिब से, ऐसे वाक़यात के सद्दबाब के लिए क्या इक़दाम किए जाने चाहिए? आइन में क्या तरीक़ेकार मौजूद है? देखो जी, असूली तौर पर तो प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने बार बार तमाम TV चैनलों पर
खिताब फरमाते हुए कहते हैं कि मुझे भी किसी बहुत बड़ी सरमायाकार शख्सियत ने ऑफर की थी, लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता है, ख्वाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हो या महफूज यार खान हो, ये टीवी चैनलों पर तो बातें करते हैं। इसी तरह असद उमर ने, शिबली फराज ने भी सुबह खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बड़े अहम इंकशाफात किए, लेकिन ये सारे मीडिया ट्रैक पे तो काम करते हैं, लेकिन इनको इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बहुत बाकायदा रेफरेंस की सूरत में अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स भिजवा दें। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इनको सेक्शन 167 के तहत इनको 3 साल की सजा और 8 साल के लिए कौमी सूबाई असम्बली से भी नाअहल करार दे सकता है। लेकिन अफसोस इस बात का है, ये सारी तवज्जो ये इदारों पर छोड़ देते हैं कि जी इदारे खुद नोटिस दें। जब इदारे को पास इख्तियारात ही नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, और इन्होंने 26 महीने ज़ाया किए इलेक्शन एक्ट बनाने में, और कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाइख्तियार नहीं बनाया। इसलिए जैसे इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन वो बाइख्तियार है, वो प्राइम मिनिस्टर को भी जेल भेज देता है। जेल भेजा उसने, इंडियन चीफ इलेक्शन कमीशन ने अपना रसमा राव को जेल भेजा, लेकिन वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का, लेकिन यहाँ तो इख्तियारात ही नहीं है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब हो, असद उमर हो, शिबली फराज हो, महफूज यार खान हो, ये सारे इल्जाम तो खूब लगाते हैं मीडिया पर आकर, लेकिन इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान में जाते हुए इनको उनके पाँव में मेहंदी लगी हुई है, वो जाते नहीं है। वो कहते हैं इदारा खुद एक्शन ले। सही। और कि जब इदारा एक्शन ले तो फैसला वाडा साहब देख ले, 1.5 साल से इलेक्शन कमीशन को वो घास नहीं डाल रहे, और इलेक्शन कमीशन की मिन्नतें खुशामदे कर रहा है, भी जवाब दे दो, वो जवाब ही नहीं देता। जब अगर उसके पास इख्तियारात होते हैं तो इलेक्शन कमीशन उसी रात उसको डिसमिस, उसको इलेक्शन अपने कौमी असम्बली की नशिस्त से उसको खत्म करना पड़ेगा। इख्तियार नहीं है। जब इन तमाम तर मामला को ख़त्म करना पड़ेगा। अब हमारे साथ मौजूद थे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब, साथ ही रहेगा हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब। फिरदौस साहब, कहिएगा, हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस तमाम तर मामले पर? क्योंकि अब तो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के भी नाम सामने आ रहे हैं, डॉक्टर आसिम का नाम सामने आ रहा है, शैला रजा का सामने आ रहा है नाम, और अब तो ये भी कहा गया है कि अस्पताल में बैग्स ले जाए जा रहे थे। देखिए, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि ये जोड़ तोड़ की सियासत झांगा मांगा के ज़माने से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी वाले करते आ रहे हैं। चाहे वो मैरियट होटल में लोगों को महसूर करके वोट दिलाए जाएं, और उसके बाद जो कुछ बलोचिस्तान में हुआ और केपी में 2018 में और सिंध की असेंबली में, ये वो इलेक्शन हैं जिनमें बड़े आराम से हिसाब लगाया जा सकता है कि एक शख्स जिसको जीतने के कोई चांस ना हो, इससे तो उसकी पार्टी के पास उतने वोट नहीं है तो वो जीत जाता है, तो उसके जीत जाने के पीछे अवामिल क्या है? क्या वो शख्सियत इतनी कदावर है कि मुखालिफ जमातों के लोगों ने उसको उसकी शख्सियत को देखते हुए वोट दे दिया, और जब ये केस नहीं होता तो शक यही होता है कि इसमें कुछ लेन देन हुई है, कुछ फेवरेटिज्म हुआ। कमर दिलशाद साहब कह रहे थे कि सबूत लेके चले जाए। ये बताएं, महफूज यार खान साहब अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसमें वो सबूत कहाँ से लाए? तो वीडियो फुटेज जब सामने आ जाए तो इसका सबूत क्या है? हमारी अदालतें तो बलूचिस्तान में सिपाही को रोनते हुए MNA साहब चले गए थे, उस सबूत को भी उन्हीं ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये निजाम को तब्दील होना है। ये जो कह रहे हैं पावर फैसल वाडा पे पेनल्टी लगाइए, फैसल वाडा का केस भी कर सकते हैं, फैसला हो सकता है, ये तो कोई बात नहीं हुई। बात यह है कि इस निजाम को दुरुस्त करने के लिए जब ये कहा जाता है कि ओपन बैलेट कर दो तो इनकी मैया मारी जाती है, भाई खत्म हो जाएगी ना ये कहानी। मैं अगर फिरदौस शमीम नकवी वोट नहीं देता अपने पार्टी के नुमाइंदे को तो पता तो चलेगा कि फिरदौस शमीम नकवी ने नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया। अब वो मुझसे लोग पूछेंगे जी आपने क्यों नहीं दिया, तो मैं वजह बताऊंगा कि जी नुसरत बहन जो है वो बहुत काबिल थी, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उनको वोट किया और अपनी पार्टी के लोग को नहीं वोट किया। तो वो बात समझ में आती है कि भाई मेरे साथ खातून ने काम किया है, सब कुछ है, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, मुझे उनकी वजह से अब वो सेनेट का इलेक्शन लड़ रही है, मैंने समझा वो जाके वहाँ बेहतर काम करेंगे, इसलिए मैंने अपनी राय इस्तेमाल कर ली। अब मेरी पार्टी का बाद में फैसला होगा कि मुझे टिकट देगी अगली दफा या नहीं देगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भी लोग इन्होंने अपना जमीर माजी में बेचा है और या अब बेचने को तैयार है, वो काबिल माफी नहीं है। वो अवाम ने उनको वोट नहीं दिया होता, दरअसल अवाम ने वोट एक
पार्टी को देते हैं जिसकी वो नुमाइंदगी कर रहा हो, वरना वो टिकट ना ले। अगर उन्हें इतना आजाद रहना है तो वो टिकट ही ना ले किसी पार्टी का। इलेक्शन जीतने के लिए तो पार्टी का सहारा लेते हैं, लेकिन वोट जब देना और पार्टी के अहकामात के लिहाज से नहीं चले तो मैं समझता हूँ वो सरासर बद नियति है और बददियानती है, दोनों चीजें। और ये पैसे सियासत के अंदर जो है बदनीयती और बदयांती इससे जाहिर होती है। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ ही रहेगा। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है रहनुमा फंक्शनल लीग नुसरत सहर अब्बासी साहिबा ने। नुसरत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक एक और बड़ा इंकशाफ सामने आया है। जब हुकूमत ओपन बैलेटिंग की बात करती है तो पीपल्स पार्टी की जानिब से भी खास तौर पर इसकी मुखालिफत की जाती है। क्या वजह है कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए ऑपोजिशन साथ नहीं दे रही? थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल मैं बिल्कुल मुत्तफिक जितने भी इस वक्त आपके साथ गेस्ट हैं, फिरदौस साहब और हमारे इलेक्शन कमीशन के कंवर दिलशाद साहब, मैं बिल्कुल उनकी बातों से भी मुत्तफिक हूँ, एग्री हूँ। और इस वक्त जो आपकी चैनल पर फुटेज चल रही है, महफूज यार भाई जो हमारे साथ एमपीए थे, उन्होंने ये अगर इंकशाफात कर दिए हैं तो मुझे उन पर भी जरा एतराज है कि अगर इनको ये सब कुछ पता था और उस वक्त वो एमपीए थे, अब तो एक्स एमपीए हो गए ना, तो अगर था तो उस वक्त भी ये चीजें क्यों सामने नहीं आई? उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने खुल के बताया? इस वक्त जब वो एमपीए नहीं है तो इस वक्त उनको ये चीजें समझ आ रही है कि मुझे ये चीजें बतानी चाहिए। यही चीज है, इसी चीज से हम कह रहे हैं कि सिंसियरिटी अपनी पार्टी से, अपने लोगों से, अपनी आवाम से अगर है आपकी, तो फिर आप उसी वक्त ऑन द स्पॉट इन चीजों की निशानदही भी करें और उसके सबूत दें। अब ये तो उस वक्त ये चीजें चल रही थी, लेकिन माने उस वक्त ये अफवाहें सुन रहे थे हम कि फला ने वोट जो है वो दूसरी पार्टियों को दे दिए और फला के पास गाड़ियां आ गई, ये आ गई, ये सारी चीजें नजर भी आ रही होती है। तो खुदारा इन चीजों को जब तक आप सामने नहीं लाएंगे प्रूफ्स के साथ और खुल के उसको डिफेंड ना करें, उन चीजों को लाकर उसके बाद उसकी विटनेसेस रहें और बताएं कि ये चीजें यहाँ से निकली और इन लोगों ने इतना लिया, इन लोगों ने इतना लिया, तभी अवाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को समझेगी। और फिर ऐसे लोगों की तरफ इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का किरदार सबसे ज्यादा अहम है। आप खुद सोचें, मुझे ये बताएं कि सबको पता है कि ये फला इतना खरबों रुपए का मालिक है, इसके बाहर भी इतने बड़े प्लाजा हैं और उसका बिजनेस चल रहा है, इलेक्शन कमीशन को नहीं नजर आता। असासे जो जमा करा दिए और इलेक्शन कमीशन इसकी तहकीक नहीं करेगा कि ये लोग इतने खरबपति कैसे हो गए। उनको टिकट मिल जाती है और जो टिकट पार्टी देती है उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसके सारे रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल क्लियर करके उसको इजाजत दे जाए, भाई आप इलेक्शन लड़ सकते। इस तरह अगर होगा तो फिर बताएं, फिर सबको पता है कि मैं जिस इदारे में जाऊंगा वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा सिलसिला हो जाता है, मेरा तो वहां पे काम हो जाता है। इस मुल्क का आवा ही बिगड़ा हुआ है। उस आला ऐवान में जो बंदा सेनेटर बन के जा रहा है या जो फीमेल जा रही है, वो जब इतनी खरीदो फरोख्त करके वहां पहुंचेगी या पहुंचेगा तो वो क्या करेगा? क्या मुल्को कौम की खिदमत करेगा? मुल्को कौम के उसमें बेनिफिट में जाकर कवानीन बनाएगा या कुछ करेगा? अपने पैसे वापस लेने के जद्दोजहद में लग जाएगा। तो खुदारा अब मैं इमरान खान से रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि इस वक्त वो है इस मुल्क के वजीर आजम, उसके बाद जो हमारी ये इदारे हैं जिनके हाथ में ये सब कुछ है, इलेक्शन कमीशन हो गया, अदलिया हो गई, हर चीज अब सामने आ रही है। अब ये वीडियो आ गई है सामने, मुझे बताएं इस वक्त तक आपने या मैंने कुछ सुना कि फला मेंबर को के खिलाफ हो गया, अब उसको पकड़ा भी गया, उसको इतनी सजा मिल गई? नहीं, वो तो डिनाई कर रहे हैं, कोई हाँ भी कर रहा है, किसी ने एडमिट भी किया है, उसके खिलाफ आपने क्या उसको सजा मिल गई। इस तरह ना करें खुदारा। और ज्यादा इस तरह इंकरेजमेंट में होती है, वो कहते हैं कि फला को तो सजा नहीं मिली, फला को तो कुछ नहीं है, तो मुझे क्या होगा। इसलिए सब इस वक्त भी वोट लेने और खरीदने और उसके चक्रों में लगे और सब कह रहे हैं कि बोलियां लग रही हैं। अरे भाई लग रही हैं, कहाँ लग रही हैं? सबको वो चीजें जगह पता भी होती हैं, लेकिन कोई इस चीज के पीछे नहीं जाता। तो मैं सख्ती से इस चीज की मजम्मत करती हूँ कि ये चीजें कम अज कम सियासत में और इस तरह की जगहों पर नहीं होनी चाहिए। ऐसे आला ऐवानों में अगर इसी तरह की बोलियां लगी तो फिर बकरा मंडियां और वो मंडियों में भी बोलियां लगती हैं, बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। तो ये चीजें अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हुकूमत से कि अगर आपने को ये सारी चीजें पता चली तो खुदारा सजा और जजा का सिलसिला शुरू करें। और जिनको पता होता है वो चुप करके बैठ जाते और जब उस वक्त मेंबर नहीं होते फिर बातें बताते। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। अपने मुल्क से वफादार हो, अपने लोगों से वफादार हो
तभी आप इन चीजों के लिए सिंसियरिटी से आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज ये चीजें फिर कभी खत्म नहीं होंगी। हुकूमत को भी चाहिए कि जज़ा और सज़ा का कानून लेकर आए। नुसरत सहर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले रहनुमा तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी हमें अपना वक्त दिया। इसके अलावा साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम का शुक्रिया।